क्रिएटिव जॉब कुछ करता है। देखो भाई, खैर छोड़ो, तुमको सुबह बताना चाहिए, तुम्हारे क्लास सुबह याद दिलाना मेरे को, है ना। हाँ भाई, तो बेस थ्योरम के अपन क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन करना है क्या? लो बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बताओ मेरे को। तो क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड, है ना। तो देखो भाई, कह रहा ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कि कॉलेज में कोई स्टूडेंट है उनके बारे में बात कर रहा है ना। इट इज नोन दैट 60 रिसाइड इन हॉस्टल, 60%। तो 60% बच्चे उस कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट का 60%, यानी कि टोटल स्टूडेंट 100% है, उनमें से 60% बच्चे किसमें रहते हैं? हॉस्टल में। मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, वो सर बिना पढ़े कैसे पता चल गया? अभी तो इसलिए पता चल गया कि 13.3 है ना, और बाकी भी पढ़ने से पूरा वैसे भी चल जाएगा। अच्छा, जब ये बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों में एक बात कॉमन होती है, E1, E2, E3, En ये छांटते हैं और एक इवेंट एक इवेंट ए फाइंड करते हैं जिसका सबके साथ में कोई ना कोई रिलेशन होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो मेरा सारा ध्यान जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो दो ही बातों पे होना चाहिए, E1, E2, E3, En जितनी भी, और एक ए ढूंढने पे, इवेंट ए ढूंढने पे जो सबके साथ हो रही है, इन पे मेरा ध्यान होना। तो मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ ये चीज मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ कि कौन सी E1 हो सकती है, कौन सा ए हो सकता है, कौन E2 हो सकता है। समझ गए क्या? तो मेरे को कुछ कुछ दिख गया है कि 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, इवेंट होगी E1, है ना। फिर कह रहा है कि 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब डेली अप डाउन करने वाले। तो इसमें बोल रखा है नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहते। डे स्कॉलर मतलब डेली पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल। क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी रिजल्ट हैं उनसे कॉलेज वालों को पता चला कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। कह रहा है कि पिछले साल का जो रिजल्ट था उनमें से जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे उन बच्चों के जो ग्रेड आई, 30% बच्चों की ग्रेड आई। कितने बच्चों की? तो भाई जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ऐसे बच्चे 30% है जिनके ग्रेड ए आई और वो हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा भाई, कह रहा है कि जो 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, जो हॉस्टल में नहीं रहते थे, जो डे स्कॉलर बच्चे थे, ऐसे कितने परसेंट बच्चों के ग्रेड ए आई? 20। अब देखो ए ग्रेड हॉस्टल वाले बच्चों की भी आ रही है और डे स्कॉलर, यानी कि ग्रेड ए आना ये इवेंट ए है। ये डे स्कॉलर वाले बच्चों के साथ भी हो सकती है और उनके नॉन हॉस्टलर मतलब डे स्कॉलर और हॉस्टल में रहने वाले दोनों के साथ अपन हो रही है। तो मुझे ए भी मिल गई और मुझे E1, E2 हॉस्टल में रहना और डे स्कॉलर होना या नहीं रहना, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं इवेंट E1 ले लेता हूं कि स्टूडेंट इज हॉस्टलर। तो स्टूडेंट इज हॉस्टलर, समझ गए क्या? कि जो स्टूडेंट है वो कैसा भाई? जो स्टूडेंट है वो हॉस्टलर है। समझ गए ना? अरे मेरी बात समझ में नहीं आई? अच्छा, इवेंट E2 बोलो, स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। तो स्टूडेंट इज डे स्कॉलर, ये बात क्लियर है? बोलो। तो डे स्कॉलर होना और हॉस्टलर होना। अच्छा, कितने बच्चे हॉस्टलर हैं? 60%, यानी कि 60/100 ये बोल रहा है ना, ठीक है। अच्छा भाई, और P ऑफ E2 यानी कितने बच्चे डे स्कॉलर हैं? 40%, तो 40/100 हो गया। अब मेरे को E1 मिल गई, मेरे को E2 मिल गई, कोई और नहीं मिल रही, तो मेरे को क्या ढूंढनी है? ए, जो E1 के साथ भी अपन हो रही है और E2 के साथ भी। तो इवेंट ए मेरे को क्या मिली भाई? तो इवेंट ए मेरे को मिली स्टूडेंट गेट्स ग्रेड ए, है ना। तो भाई स्टूडेंट्स गेट्स ग्रेड ए, ऐसे स्टूडेंट जिनको ए ग्रेड मिली है, या फिर स्टूडेंट विच हैविंग ग्रेड ए, एक ही बात लिख लो इंग्लिश में समझ लो ना। तो स्टूडेंट्स गेट्स ग्रेड ए, तो ए इवेंट किसे डिनोट करती है? ऐसे स्टूडेंट को जिनके ए ग्रेड आई है। भाई क्वेश्चन पढ़ते ही जाहिर सी बात है सबसे पहले छाटेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है क्या नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है, ठीक है ना। कैसे पता चला भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन गिवन होती है उसमें तो सीधी सी बात है ए और बी दो ही चीज होती है ना, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी तो कोई पर्टिकुलर पूछेगा, कंडीशन देके टोटल पूछता है तो वो बेस होती है, उल्टा पूछता है, रिवर्स पूछता है।
क्या पूछता है? रिवर्स पूछता है। अब इसने लास्ट में रिवर्स पूछी है, क्या पूछी है? तो सर कैसे पता? देखो लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। देखो वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ग्रेड ए। एक बच्चा सिलेक्ट किया गया और उसे ग्रेड ए आ चुकी। तो मैंने क्या बोला था? जो इवेंट हो चुकी वही ए होगी, जो इवेंट हो चुकी वो इवेंट ए होगी। अब कह रहा है कि साल के लास्ट में जब रिजल्ट आता है किसी भी एक बच्चे को सेलेक्ट किया, उसको मतलब नहीं है हॉस्टल को किया या डे स्कॉलर वाले को किया, कह रहा है साल के एंड में एक बच्चे को सेलेक्ट किया, उस बच्चे के ग्रेड ए है, यानी इवेंट ए हो चुकी। तो जो हो चुकी उसे ही मैं ए मानता हूं। तो ग्रेड ए का आना ही क्या है? इवेंट ए, ये हो चुकी है। अब पूछा क्या है कि ये जो बच्चा सिलेक्ट किया इसे ग्रेड ए तो आ चुकी, अब ये बच्चा हॉस्टलर था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसने उल्टा पूछ लिया कि इस बच्चे की ग्रेड ए तो आ चुकी और ये क्या था? हॉस्टलर था। तो मैं इसे यहाँ ऐसे कह सकता हूँ कि इस बच्चे की क्या आ चुकी भाई? अरे ग्रेड ए, और ये बच्चा क्या है? मतलब ये इवन ये मेरे से पूछा है या लिख। तो सबसे पहले लिख के आ जाए तो ये, इससे क्या पता चलेगा कि आपको क्या क्या चाहिए भाई? ए आ चुकी और वो बच्चा इवन था। इवन मतलब इवेंट इवन मतलब हॉस्टलर था, ये तो पूछा है। तो क्या इसने रिवर्स नहीं पूछी? अब देखो तुमको दो चीज और मिलेगी तो पक्का। पी ए अपॉन में इवन क्या मिलेगी भाई? पी ए अपॉन में इवन को डिफाइन करो, क्या है कि वो बच्चा हॉस्टलर था उसे ग्रेड ए है, हॉस्टलर था और ग्रेड ए है ना। स्टूडेंट इज हॉस्टलर एंड गेट्स ग्रेड ए, लिखना जरूरी थोड़ा है। स्टूडेंट इज हॉस्टलर ही गेट्स ग्रेड ए। ऐसा बच्चा जो हॉस्टलर था और उसके ग्रेड है, तो हॉस्टल में रहने वाले कितने बच्चों के ग्रेड है? 30%, यानी कि 30/100। अच्छा भाई E2 है और उसके ग्रेड ए है, तो E2 मतलब जो डे स्कॉलर है और उसके ग्रेड ए, कितने बच्चे डे स्कॉलर हैं उनके ग्रेड ए है 20%, मतलब 20/100। अब देखो ये गिवन है, अरे ये सोनो ये भी गिवन है और ये तो खैर गिवन है ही है। अब क्या इनका रिवर्स नहीं पूछा? ए अपॉन में इवन है तो मुझसे दो क्वेश्चन कर सकता था ये, या तो इवन अपॉन ए पूछता या E2 अपॉन ए पूछता। अरे ये सोनो, तो लास्ट में इस बंदे ने क्या पूछा कि भाई जो ग्रेड ए आ चुकी थी, इवेंट ए जो हैपन हो चुकी थी, वो हॉस्टल वालों के साथ हुई या डे स्कॉलर। तो यहाँ पे किसके साथ पूछी है? हॉस्टल वालों के साथ। तो बेस थ्योरम से तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग, तो बाय यूजिंग, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रिंसिपल है, तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम। कौन सी थ्योरम भाई? तो बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या बनेगी भाई? बेस थ्योरम क्या बनेगी भाई? E1 अपॉन में ए, क्या हो जाएगा बोलो भाई? ए अपॉन में E1 इंटू पी ऑफ E1। समझ गए आप? ऐसे तो ये पहले लिख दो, मल्टीप्लाई में है की बात। अब तो ए अपॉन में E1 इंटू P1 प्लस P ए अपॉन में E2 इंटू P2। नीचे तो टोटल कि जो ग्रेड ए है वो हॉस्टल वालों के साथ भी आ सकती थी और डे स्कॉलर वालों के साथ, नीचे तो टोटल, और कुछ ही केवल हॉस्टल वालों के साथ है, तो ऊपर केवल फेवरेबल, यानी ऊपर केवल E1 के केस, क्योंकि E1 का लॉजिक पूछा है, और नीचे E1 भी E2 भी टोटल। यस और नो? तो ए अपॉन में E1 कितना भी? ए अपॉन में E1 बोलो 30/100, बोलो भाई P1 बोलो 60/100, है ना। इन चीजों को सोल्व मत करना। और देखो ये तो 30/100 ही आएगा, ये 60/100 ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये चीज तो सेम है। ये क्या जाएगा भाई? प्लस 30/100, सॉरी 20/100, 20/100 इंटू 40/100, ये वाला समझ गया ना? अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 3 6 18/100, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कटेंगे, 2 0 से 2 0 ये भी कटेंगे, तो ऊपर तो 18/100, समझ रहे मेरी बात को? और नीचे 3 6 18/100 प्लस 8/100, 100 तो एलसीएम होके कटेंगे, तो ऊपर तो 18 बचेगा, नीचे 26, भी ऊपर तो 18, 100 और 100 तो एलसीएम लेने के बाद में कैंसिल हो गए, तो नीचे 18 और 8 26, क्या 2 से कट रहे हैं? तो 9/30 देख लो, ये आंसर है क्या? तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो कह रहा है कि जिसके ग्रेड ए आई और वो बच्चा हॉस्टलर था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या बहुत ज्यादा है? 13 में से 9 चांस। अरे 13 में से 9 चांस है भाई। 13 में लगभग 6 चांस होते तो क्या बोलते? लगभग 50-50, लेकिन ये तो 50 से ज्यादा हुई कि हॉस्टल वाले बच्चों के ज्यादा आ रही है ग्रेड,
यानी कॉलेज वाले चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हॉस्टल में रहें, ज्यादा प्रोबेबिलिटी आई है ना। तो खैर वो तो बच्चे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, कर लो। तो देखो भाई, मैं तो इसलिए बताता हूँ कि तुम क्या थोड़ा समझो लाइफ में क्या है कि बहुत सी चीजें होती है ना, आराम से पढ़ा करो, पढ़ने पे ध्यान दो। ये बातें तो केवल सुनने के लिए होती है, वो इधर से निकालने के लिए होती है। चलो भाई आगे देखो, 1 2 3 और 4 का जो क्वेश्चन है वो क्या देखा है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन। अरे भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट था, ठीक है ना, और कह रहा है कि उसका उनके आंसर दिए जा रहे हैं, भाई आंसरिंग है ना। फिर कह रहा है कि ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। अब ये तो दो ही बात होगी भाई, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो या तो तुम उसका सच में आंसर जानते हो या तुम केवल अंदाजा मारोगे तुक्का, यस और नो। तो ये भी यही बात बोल रहा है कि बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब कह रहा है दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दो इवेंट है। क्या बोल रहा है, या तो उन बच्चों को आंसर आता है, अब बोल रहा है ही नो द आंसर, मतलब वो लड़के हैं, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे वो, और फिर बोल रहा है आइदर ही गेसेस, है ना। ही का नाम तो नहीं किया है, चलो ले लेगा तो थोड़ी देर बाद में। तो कह रहा है कि या तो उन्हें आंसर पता है या फिर वो गेस करते हैं, केवल तुक्का मारते हैं। तो दो इवेंट मिल गई मेरे को, ठीक है ना। तो दो इवेंट लिख लूं क्या, E1 और E2। तो E1 क्या लिख लूंगी, E1 आंसर पता है, तो कोई स्टूडेंट है ना। हाँ। तो भाई तो ये हो गया स्टूडेंट नो द आंसर, कि वो जो स्टूडेंट है वो आंसर जानता है तो जवाब देगा। तो ये तो E1 हो गई, और E2 जो स्टूडेंट है गेसेस गेस द आंसर, यही बात है, समझ जाओ तुम। इतने ज्यादा इसमें क्या है कि कोई राइटिंग के वो होते नहीं है, प्रोसेस डेक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नो द आंसर और स्टूडेंट गेस द आंसर, दो ही पॉसिबिलिटीज है, E1 और E2। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी भी देगा तो, और एक इवेंट ए भी ढूंढनी है जो सबके साथ हैपन हो रही है ना। एक इवेंट क्या ढूंढनी भाई, एक इवेंट ए भी ढूंढनी है जो ऑलरेडी हैपन हो चुकी, जो गिवन देगा कि ये तो हो चुकी। अब देखो भाई, अब मैं इसको आगे पढ़ता हूं, तो बोल रहा है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, वह आंसर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो ये P ऑफ E1 हो गई कि वह आंसर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/4, है ना। फिर भाई द आंसर एट 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो कह रहा है कि वह केवल तुक्का मार के आंसर देता है, तुक्का मारता है, तुक्का मार के आंसर देता नहीं, वह केवल तुक्का मारेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। क्या दोनों का संबंध नहीं है, वही है, चलने दो आगे गाड़ी। अब बोल रहा है assuming that a student who guesses at the answer, क्या बोल दिया, assuming that a student who guesses at the answer, assuming that a student who guesses at the answer, कि उस बच्चे ने अनुमान लगाया है, अनुमान मतलब तुक्का लगाया है, ये साफ साफ लिख रखा है कि स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। उस बच्चे ने जवाब दे दिया और वह आंसर सही है, करेक्ट। उस स्टूडेंट ने गैस करके आंसर दिया, वो सही है। क्या करके, गैस करके, मतलब गैस मतलब E2। अरे यस और नो। अब मेरे को ए नहीं मिल रही अभी तक, तो बाद में मिलेगी। अरे ये जो इसने बोला ये क्या है कि वह गेस करता है और गेस करके सही आंसर देता है, गेस करके सही आंसर यानी ए मिल गई मेरे को। अरे गेस करके सही आंसर देना यानी सही आंसर देना ए है, कि दोनों में गैस करेगा है ना। तो स्टूडेंट हाँ सर सही आंसर देना या आंसर इज करेक्ट, है ना, क्योंकि अगर उसको पता होगा तो भी सही होगा। आंसर इज करेक्ट। तो आंसर का करेक्ट होना, आंसर का करेक्ट होना इवेंट ए है, क्योंकि यही हो चुकी। वो सर आपको कैसे पता चला ये है, अरे मैंने पढ़ के देख ली कि उसने E2 किया है, E2 मतलब उसने गेस किया है और उसने सही आंसर दिया है। तो उसने गेस करके मतलब अनुमान लगा के मतलब तुक्का मार के वो जो आंसर दिया वो करेक्ट है। अगले ने साफ साफ लिखा है कि करेक्ट, समझ गया ना। तो तुक्का मार के करेक्ट आंसर दिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो मुझे क्या ढूंढनी पड़ेगी कि भाई E1 मतलब वह आंसर जानता है, अगर वह आंसर जानता है तो आंसर करेक्ट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं दी क्या। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, निकाल दी क्या, निकालनी तो कुछ और है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो ये लास्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर। ये तो पूछी है, नो द आंसर मतलब इवन। अरे तो पूछिए ऊपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर मतलब ये तो इवन है। नो द आंसर कब? गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, जब वह सही जवाब दे चुका। हाँ अभी ये ए ऐसे ही माना था। तो देखो क्या बोल रहे हैं, वह सही जवाब दे चुका। ए वह सही जवाब दे चुका। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? वह सही जवाब दे चुका, तो उसने वह आंसर जानता था कि वो सही जवाब दे चुका, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह आंसर जानता था। इवन ये तो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर, जबकि उसने आंसर सही दिया है। ओ भाई मैंने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर सही दे दिया, तो मेरे को मैं दिमाग में सोचू तो भाई अरे सच्ची बताते हैं पहले से बेर हो गई। मैं नहीं पूछता के बाद अरे तू सच्ची बता भाई, सच्ची बेर हो गया तू को मारे, तो ये प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहा हूँ उसे मैं। तो उसने सही आंसर तो दे चुका और मुझे किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसे पहले से आंसर पता था। तो मेरे को ये तो क्या करनी है भाई, तो मेरे पास चार चीज होनी चाहिए। इवन है, E2 है, ये भी है मेरे पास, ये नहीं है, लेकिन तुम दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अरे रुक, क्या होनी चाहिए दोबारा बोलना? ये वन होनी चाहिए, वो तो ये होनी चाहिए। अब ध्यान दे, तो देखो भाई उसको आंसर पता था। हाँ, इवन, पता तुम पहले सुन दो, उसको आंसर पता था। इवन मतलब ही नो द आंसर। अरे जिस बच्चे को आंसर पता होता है और वो करेक्ट देगा, ये तो श्योर प्रोबेबिलिटी है। ये तो श्योर प्रोबेबिलिटी है, श्योर। भाई किसी बच्चे को आंसर पता है कि मुझे पहले से पता है इस सवाल का जवाब ये आएगा, मैं गलत क्यों बोलूंगा? अरे ये सुनो, और गलत तो है ही नहीं, ये तो अगले ने बोल दिया कि आंसर तो सही बताया है। तो जब कोई बच्चा आंसर जानता है, इफ स्टूडेंट नो द आंसर देन डेफिनेटली ही विल गिव करेक्ट। अरे ये सुनो, भाई कोई बच्चा अगर आंसर जानता है तो वह आंसर का सही जवाब देगा, श्योर प्रोबेबिलिटी भी बनाएगी। तो क्या आएगी भाई? बनाएगी, इस पे ध्यान देना, भी बनाएगी, समझ गए ना? बस तो ये देखो खुद की वजह से सोचना पड़ा ये बात, ठीक है ना? बोलो भाई, अब इसका फॉर्मूला बना लो। किसका? इसका P E1 अपॉन में A। बोलो भी क्या आएगा? A अपॉन में E1 इंटू P ऑफ E1 अपॉन में P ऑफ A अपॉन में E2, सॉरी E1, P E1 प्लस P ऑफ A अपॉन में E2। तुम्हारी दो इवेंट आ रही है, अभी तक तीन आई नहीं है, 3 4 5 ऐसे है ना? तो देखो भाई P A अपॉन में E1 ये रही 1 और P E1 3/4। पहले वैसे ये लिखते हैं, फिर उसके मल्टीप्लाई में ये लिखते हैं कि पहले इवन हुई, इवन हो चुकी तब एक ही, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है मैं ऐसे लिख दिया, समझ गए ना? ठीक है भाई, तो 1 इंटू 3/4 क्यों भाई? प्लस ये वाले ना 1/4 इंटू 1/4, ठीक है? क्या आंसर आएगा भाई? 3/4। और इसका एलसीएम क्या जाएगा भाई? 16। 4 का डिवाइड इसमें, अरे ये 16 जाके 12 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा भाई? 3/4 16/13, ये तो बनेगा 16/13 है ना? तो ये से कट जाएगा और 12/13। देखो भाई ये आंसर है, आंसर मैच करो एक बार, 12/13 ये क्या? ठीक है कर लो, समझ में आ गया ना सबके? आ गया तो भाई कर लो फिर इसको आराम से, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो भाई तो क्या है कि ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी, क्योंकि थोड़ा देखो क्वेश्चन ही 6 लाइन का है ना? हालांकि क्वेश्चन ही 6 लाइन का, आंसर 6 लाइन का नहीं है, उससे भी छोटा है। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। क्या बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, जो लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट किया जाता है वो 99% इफेक्टिव है। मतलब 99% इफेक्टिव मतलब कि जो उसकी रिपोर्ट आएगी ना ब्लड टेस्ट की वो सही आएगी। तो 99% चांस ये है कि वो सही रिपोर्ट देगा। अच्छा 99% चांस ये है कि सही रिपोर्ट देगा, इसका मतलब 1% ये हुआ कि वो सही रिपोर्ट नहीं देगा, उससे गलती हो जाएगी। अरे ये सुनो, ठीक है। फिर however that test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। ये जो लाइन बोली इस लाइन को दोबारा तुम पढ़ो, क्योंकि मैं तो क्या मैं दो भाई जाहिर सी बात है भाई 2-3 बार ये पढ़ा चुका हूं, तो मैं तो बिना पढ़े समझ गया। अब तुम इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम इसको समझो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। सेकंड लाइन, that test also yields a false positive result for 0.5%
ऑफ द हेल्दी पर्सन। देखिए इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली में हेल्दी पर्सन था और 0.5% चांस है कि उसे पॉजिटिव बता दिया, रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी उसकी। कुछ है नहीं फिर भी मतलब उस बंदे के कोई बीमारी नहीं थी, वो तो हेल्दी था और 0.5% ये है वो बेचारा हेल्दी था और उसे ऐसे कह दे तो तुम अरे कई बार सीरियल में नहीं होता कि आप कैंसर बता देते हैं, फिर वो अपने दिनचर्या चेंज करता है, सबके साथ अच्छा बोलता है, लास्ट में फिर भी सीरियल में ऐसे आता है कि वो रिपोर्ट किसी और की थी, है ना? तो फिर उसे लास्ट में पता चलता है, फिर वो सोचता है मैंने तो कांड करने झूठे छोड़े, हालांकि वो सुधर जाता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरे को अच्छे काम करने चाहिए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि मरने वाला तो हुई खैर जो भी है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं तो कोई अच्छा ही काम, मैं अभी अच्छे कर रहा हूं, इसका मतलब बाद में देखूंगा। कह रहा है कि 0.5% चांस ये है कि वो हेल्दी था फिर भी उसे बीमारी बता दी। मेरे को दो चीज मिल गई, हेल्दी था फिर भी बीमारी बता दी। अरे ये सुनो, चलो एक बार पूरा ही पढ़ लेता हूँ। फिर कह रहा है ऑफ द हेल्दी पर्सन, ठीक है, समझा भी रखा अगले ब्रैकेट में, ठीक है ना? फिर कह रहा है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। अरे एक्चुअली में कितने पॉपुलेशन की बीमारी है? 0.1% लोग ही बीमार हैं, बाकी बच्चे तो सही हैं, 0.1% सही है, बाकी बीमार है। सॉरी 0.1% बीमार है, बाकी सही है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट, अच्छा यहां से मिलेगी ए जो हो चुकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, पर्सन हैज द डिजीज, ये तो कुछ ही है, मतलब ये तो या तो E1 है या E2। अरे मेरे को लास्ट लाइन से पता चलता है कौन E1 E2 बनेगा और कौन ए बनेगा, मेरे को लास्ट लाइन से पता चलता है कौन E1 E2 बनेगा और कौन ए बनेगा। जो पूछेगा ना वो तो E1 या, और जो गिवन होगी वो ए होगी। तो इसने क्या पूछ ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे डिजीज थी, यानी ये या तो E1 है या, मिल गई ना मेरे को कि उसे डिजीज होना E1 तो डिजीज नहीं होना E2 मिल गई। अब गिवन क्या है, गिवन दैट दिस टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब गिवन है ये, मतलब रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ चुकी, यानी ये ए है, यानी मेरे को सब मिल गई, है ना? तो देखो क्वेश्चन कौन सा है, 5 का। तो E1 तो क्या लिखूं, पर्सन हैज डिजीज, a person has disease की स्पेलिंग बताओ। डी आई है क्या, DISES सही है, हाँ SE। तो a person has disease मतलब ऐसा पर्सन जिसके डिजीज है, और E1 हो गई तो E2 बोलो, E2 a person has no disease या healthy, has no disease, ऐसा पर्सन जिसके कोई डिजीज नहीं है या फिर वो हेल्दी है, भी जिसके डिजीज नहीं है मतलब वो हेल्दी है। अच्छा कितने लोगों की बीमारियां हैं, ऐसे बताओ P of E1 कितने परसेंट लोग हैं, 0.1% हैज एक्चुअली, है ना, डिजीज है उनके, इल है वो, बीमार है वो, कितने परसेंट, 0.1%। अच्छा परसेंट हटाएंगे तो अपन में क्या आएगा, 100। अच्छा ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 1/1000 लिख दूंगा, ये पॉइंट पे डाल गया, ये अपॉन में 100% की वजह से मेरे को P of E1 आ गई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तुम, मेरे को एक बात बताओ कि भाई 1/1000 लोगों की बीमारी है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारी नहीं है, 1 - 1/1000, क्योंकि दोनों का समय एक होता है। अरे E1 और E2 का ना, तो ये क्या जाएगा 999/1000, कितने लोग ठीक है, समझ गए क्या? तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो 1000 लोगों में से 999 तो सही है, हेल्दी है, और 1000 में से किसी एक की बीमारी है, तो एवरी 1000 पे ये मैंने कैलकुलेशन एवरी परसेंट पे थी, एवरी 1000 पे लिया है मैं, यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब मुझे ए भी गिवन है, वो सर क्या है, ए लिख दूं क्या इधर, ए पहले मान लो मैं पहले ए अपॉन में इवन लिखता हूं, वो पहले ये लिखनी चाहिए, हालांकि ए क्या है, रिपोर्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव या इफेक्टिव, ना पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी। इस चीज को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव। वो ठीक है, जो भी है समझ जाओ तुम कि रिपोर्ट भाई इवेंट ए है तो ये हो चुकी, मतलब अगर आप बोला रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है मतलब ए हो चुकी, तो वह एक्चुअली में बीमार था, ये तो बोला होगा।
कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी और वो एक्चुअली में क्या था, बीमार इस चीज की मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी है, डिजीज है और पॉजिटिव भी है। समझ गए ना कि वो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है तो वास्तव में उसे बीमारी थी, वास्तव में वो डिजीज थी उसके, यानी इवन तो ये मेरे से पूछा है तो मेरे को क्या चीज ढूंढनी चाहिए अभी, ए अपॉन में इवन, दिया है जैसे 99 ए अपॉन में इवन, इवन मतलब बीमार है तब रिपोर्ट पॉजिटिव, अरे बीमार है तब रिपोर्ट पॉजिटिव 99%, अरे बीमार है और रिपोर्ट पॉजिटिव बताना मतलब 99% केस में सही रिजल्ट देता है वो, इफेक्टिव उतना होगा। तो 99% यानी तो 99/100 मैं इसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 के साथ रिलेशन लिया हमने, ये 99% मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और क्यों 1000 समझ गए क्या। अच्छा P A अपॉन में E2 इसका क्या मतलब हुआ, अरे बीमारी नहीं थी, अरे वो हेल्दी था, वो हेल्दी था और उसे A बता दिया फिर भी पॉजिटिव कि वो हेल्दी था और उसे A बता दिया कि तो भाई पॉजिटिव है, तावड़ जाओ पूरा होगा है, तो ये कहने का मतलब है वो हेल्दी है और उसके बीमारी बता दी, उसे पॉजिटिव बता दिया, तो 0.5% यानी कि 0.5 on 100 यानी कि 5 upon 1000, अरे इनका संबंध आना जरूरी नहीं है, तो ये तो होगी P ऑफ A अपॉन में E1, ये होगी A अपॉन में E2, यस और नो। अब तुम्हारे पास में सब कुछ है, तो बस जो पूछा है वो भी मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को एक तो क्या कि लास्ट में पढ़ने से पता चल जाएगा, अरे सर कितना ही पढ़ लो, चलो बुक के तो कर लेंगे, कोई बाहर से आ गया कैसे पता चलेगा, तो मैं कहता हूँ लास्ट लाइन पढ़ना, जो पूछेगा वो तो E1 या E2 में से मिलेगी और जो हो चुकी वो A मिलेगी, तो A तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में जो गिवन हो चुकी वो A है, तो मैंने लास्ट लाइन पढ़ी और लास्ट लाइन में ये लिखा था कि भाई रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है मतलब ये तो हो चुकी, तो ये तो ए है, और पूछी किसकी है कि वो उसके वास्तव में बीमारी थी, उसके वो वास्तव में डिजीज था, उसके डिजीज थी, मतलब इवन उसको मैंने मान ली, जब मैंने इवन किसी पर्सन के डिजीज होना माना है तो E2 में क्या मानूंगा, ऐसे पर्सन जिनके कोई डिजीज नहीं है, तो लास्ट लाइन पढ़ने से मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा कि किसको E1 E2 मान सकते हैं और किसको A माने, यस और नो। अब तो फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, E2 है सर, क्या हो गया P of E2 है, नीचे वाला नीचे P वाला, ऑफ, ये P ऑफ E2, ठीक है। चलो भाई फॉर्मूला बता दो मेरे को जल्दी सी, क्या होगा भाई फॉर्मूला, E1 अपॉन एक E1 अपॉन में A का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, P ऑफ E1 इंटू A अपॉन में E1 अपॉन में P E1 A अपॉन में E1 प्लस P ऑफ E2 A अपॉन में E2, अरे बात क्लियर बोलो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, P E1 की क्या आएगी, P E1 1/1000 इंटू A अपॉन में E1, A अपॉन में E1 990/1000, यस और नो। अब देखो ये तो सेम टू सेम 1/1000 990/1000, और ये पड़ोस वाली चीजें E2 999/1000 इंटू A अपॉन में E2 0.55/1000। अरे भाई बताओ ये रिजल्ट सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो रखा है। अच्छा 1000 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा भाई 990, नीचे 990 प्लस इनको करो मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 4 अगेन 4 अगेन 4 9 ये आएगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई 990, समझ रहे क्या, 4000 और 900, ये 4900 तो यही है, 4900 और 900 5800, 5890, 5985, एक बार चेक कर लो भाई, एक मिनट, सही है ना, ये है ना, किसी से कैंसिल हो रहा है 11 9 जा, नीचे वाला नहीं हो गया, मैं करके देख रहा था, नीचे लो 8 5 13 9 और 5 होता ना, अगर डिफरेंस 0 हो जाता ना ओड इवन का, तो 11 से डिविजिबल होता, और किससे डिविजिबल हो सकती है, तो ये 5 से हो सकती है, और हाँ 5 से तो क्या होगी, तो 5 से कर लो, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 49, 5 9 जा 8 जा, फिर तो और भी होगा ये, तो इस जगह 5 9 जा 5 10 जा 5 1 जा
5 1 जा 4 48 5 9 जा 5 7 जा यस सही है क्या? अभी तो और भी कटेगी, एक और एक 2 9 2 11 11 और 7 18 3 से 3 से कट गए दोनों जारी तो 3 6 18 और 3 6 18 और 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 और 3 9 जा 20। अब तो और भी हो रही 3 से तो डबल 3 अरे सॉरी डबल 2 अपॉन में 3 3 1 3 3 ये रिजल्ट है, चेक करो ये है क्या? चलो ये आंसर है। तो बहुत कम चांस है, खैर आ गया ना तुम्हें समझ में। तो क्वेश्चन से पढ़ोगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, कड़े दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन बड़ो सिंपल है, छोटो सो है। देखो भाई पिछली बार एक क्वेश्चन था आरबीएससी में 16.3 में 3 का ही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगता था मेरे को, उसका आंसर याद है, नहीं पता क्या है, सॉरी 16/31 16/31 और वहां गजब क्वेश्चन था वो, मतलब कि थोड़ा सा घुमा के दे रखा था, बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे को लगता नहीं कि इसमें तुम्हारे आगे देखने को मिलेगा क्या, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आंसर याद है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के पड़े हैं। गौतम जल्दी से बात को खड़े पड़े देखो देयर आर 3 कॉइन्स चौराहे में तो देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2 हेडेड, एक ऐसा कॉइन है जिसके 2 हेड, मतलब शोले मूवी वाला जिसके दोनों तरफ हेड है। तो बोला 3 कॉइन है, एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है। चलो अरे 3 कॉइन मतलब 3 इवेंट हो गई, इवन E2 E3 मिल गया। बोल सर लास्ट चीज पढ़ के देखो, वहां से पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो लास्ट चलो लास्ट लाइन पढ़ो तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज दैट 2 हेडेड कॉइन, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह 2 हेड वाला ही कॉइन था, मतलब 2 हेड वाला ही कॉइन था, मतलब इवन E2 E3 में से एक है। अच्छा गिवन क्या हो चुकी, इट शोज हेड, one of 3 coin is chosen at random and tossed। सर हेड आना वो है ना सर, It it shows head, मतलब वो हेड शो करता है, ये ए है, मिल गई ना लास्ट में ढूंढने से। तो देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? तो इवन क्या है, इवन 2 हेडेड कॉइन, अरे इवन क्या है, 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन, ऐसा कॉइन जिसके 2 हेड है, समझ गए ना। अच्छा E2 बोलो, E2 और ढूंढो इसके अंदर, E2 ढूंढो कैसा है, E2 क्या दे रखा भाई, अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन मतलब जिसके साथ छेड़खानी कर रखी है, अनबाइज्ड ओरिजिनल, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, बाइज्ड मतलब रंग पेंट करके उसको ओरिजिनल से कुछ और बना रखा है, बोल ये भी तो बाइज्ड ही है, हाँ ये भी है, लेकिन इसमें बता देना। अगले में क्या कारगुजारी करी उसने, अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%, उसके 75% हिस्से पे तो हेड है, यानी कि 25% हिस्से पे टेल है। किसी भी पहले सिक्के को सेलेक्ट करना 1/3, दूसरे सिक्के को 1/3, क्योंकि टोटल 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, किसी एक सिक्के को सेलेक्ट करना 1/3, मेरी बात आई समझ में। अब देख लो 1/3 1/3 1/3 3/3 बनाएगा, ये सही है ऐसे ही। और तुम लोगों ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि बना रहा नहीं आ रहा, इनका बनाना जरूरी नहीं, उनका बनाना जरूरी है। अरे समझ गए क्या? तो 3 सिक्कों में से किसी भी एक सिक्के को सेलेक्ट करना, हेड का लॉजिक नहीं था मेरे, मैं हेड बोल रहा था तो इसकी वजह से हेड आ गए। अरे सुनो, हेड आने का लॉजिक तो अब आया है। अब देखो, अब इवन है पहला सिक्का, पहले सिक्के में ए होने की, पहले सिक्के में ए मतलब हेड आने की, कॉइन शोज हेड पहले सिक्के में, तो पहले सिक्के में हेड आने की, हाँ ये अब सही है। अच्छा भाई P A अपॉन में E2 मतलब दूसरे सिक्के में A होने की, दूसरे सिक्के में मतलब दूसरे सिक्के में हेड आने की 75%, 75% मतलब 75/100 मतलब 3/4। अच्छा भाई फिर A अपॉन में E3 तीसरे सिक्के में हेड आने की, समझ गए ना। और ये मेरे से पूछ लिया, अरे सुनो, तो इसको तो क्या ज्यादा दिक्कत आएगी तुम लोगों को, क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, E1 अपॉन में A पूछा क्या, बोलो फॉर्मूला बना के दिखाओ, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1, P ऑफ E1 इसमें 3 है, इसमें 3 E1 इंटू E3 है ना, प्लस P ऑफ E2 A अपॉन में E2, P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन में E3, समझ गए क्या। तो P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 1/3 क्या, A अपॉन में E1
1 अच्छा 1/3 into 1 अच्छा 1/3 into 75% 3/4 अच्छा 1/3 into 1/2 ऊपर 1/3 नीचे सब कैल्शियम बोलो 12 अरे सब कैल्शियम 12 एक ये है एक ये है और एक ये है सब कैल्शियम सर अरे सर 4 ही कर लो क्या कर लूं अरे विवो की है 3 दूनी 6 और 4 12 आओ पास तो 3 का डिवाइड इसमें 3 चौक 4 के अच्छा भाई 3 अच्छा भाई 2 क्या रिजल्ट है अभी 1/3 into 12 by 4 3 7 2 9 चेक करो भाई 4/9 आंसर है क्या फाइनली चेक कर लो एक बार 4/9 है क्या ठीक है ना हाँ तो यहाँ जो मिस्टेक कर दी इस चीज को तुम क्या ही ध्यान रखना भाई वो तो हेड आने की जब सिक्का सेलेक्ट कर चुके E1 E2 E3 में से वो तो इनकी थी कोई समझ में नहीं आएगा वो तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं आगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है जितने हो सके ऐसे करके देखना इस चैप्टर में से 16.13.3 में से पक्का क्वेश्चन आएगा ठीक है ना तो थोड़ा सा क्या कि टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा भी करेंगे अपन है ना चलो देखो फिर 7 का है ना तो देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हम लोगों को एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है क्या बोल रहा है भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स तो वह 2000 तो स्कूटर के ड्राइवर हैं उनकी इंश्योरेंस करती है ये कंपनी इंश्योरेंस करती है ना व्हीकल वगैरह गाड़ी की इनकी चीजों की है ना तो 2000 तो स्कूटर ड्राइवर की जो स्कूटर चलाते हैं ना और 4000 कार ड्राइवर यानी कार की अच्छा वो उनके ओनर की कर रही है ना एंड 6000 ट्रक ड्राइवर और 6000 ऐसे ड्राइवर हैं जो ट्रक चलाते हैं ठीक है तो मतलब 3 इवेंट मिल गई मेरे को इवेंट E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर है ना तो E1 का मतलब हो गया भाई E1 का मतलब क्या हो गया स्कूटर ड्राइवर और E2 कौन सा ड्राइवर भाई कार ड्राइवर तो E2 हो गया भाई कार ड्राइवर और वो लास्ट E3 ट्रक ड्राइवर तो ये इतने सारे ड्राइवर हैं इन सबकी वो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है ना ठीक है भाई तो P ऑफ E1 अरे पहले टोटल निकालना पड़ेगा टोटल कितने हो गए भाई कह रहा है स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 कितने हैं 2000 और कार ड्राइवर कितने हैं 4000 है ना और ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000 ये बात क्लियर है क्या तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई E1 भाई टोटल कितने हैं 6 4 10 2 12 में से ट्रक ड्राइवर कितने हैं 2 तो 000 कट गया 1/6 इसी टाइप से P ऑफ E2 क्या जाएगा भाई 1/3 ठीक है ऐसे 4/12 ऐसे ही P ऑफ E3 तो हो गया ये तो क्या P ऑफ E3 और हो गया P ऑफ E1 और P ऑफ E3 6/12 यानी कि 1/2 अब मुझे क्या ढूंढनी है इवेंट A अरे तो E1 E2 E3 है अब मुझे क्या ढूंढनी है A तो A बताओ भी A जो गिवन होती है वो A होती है कार एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब ये स्कूटर से एक्सीडेंट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 फिर कार से और फिर ट्रक से वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में ये पता लगा कि वो इंश्योर्ड है इंश्योर्ड मतलब उसका इंश्योरेंस हो रखा है कोई जरूरी थोड़ा ना जितने सारे आदमी चल रहे सबने इंश्योरेंस करा रखा है तुमने थोड़ा करा रखा है LIC चलती है तो देखो भाई अरे सब इंश्योरेंस के पर्टिकुलर आदमी भी सभी कराते हैं तो जूलिया रॉबर्ट्स में नाम ले रहा था उस दिन हॉलीवुड वो जो एक्ट्रेस है कोई तो उसने अपनी मुस्कान का करा रखा है हंसने का तो तुम देख लो रोनाल्डो ने अपने लेग का करवा रखा है क्या ना लेग का हाँ तो वो काम ही बाहर मतलब सर वो हंसेगी नहीं तो अच्छा हंसेगी नहीं अरे किसी कारण से उसकी कैसी खराब हो गई अरे हंसी खराब मतलब कोई एक्सीडेंट में दूसरी हो जाए मतलब कि उसकी ओरिजिन जो ऐसी हंसती है उस चीज का है ना तो कुछ बात होती तो ये बात कर रहा था नहीं तो मैं क्यों नाम लेता उसका तो देखो मतलब किसी भी चीज का करा सकते हैं
अरे सर मैं डोरी मूव कराने के लिए बोल रही थी आप हे यार, ओह, आप ऐसे हंस रहे हो। ये सब हंसने लगे ना। अरे तो है ना, मेरे को पता नहीं, मेरे को ऑटोमेटिक आ जाती थी। सीधा देखो भाई। हाँ, एक्सीडेंट होता है ना। What is the quality that he is scooter driver है ना? क्या भाई उसका एक्सीडेंट हो गया ना? ड्राइवर One of the insured person meets with an accident. देखो भाई, ए का मतलब क्या है कि भाई एक्सीडेंट हो गया ना, तो इधर क्या लिख दूं? एक्सीडेंट लिख दूं क्या सीधा? क्या स्पेलिंग होती है एक्सीडेंट की बताओ? है? ये होती है क्या? गलत है ये? सही है क्या? ठीक है सही है। तो भाई कहने का मतलब ये था, इवन तो हो गई स्कूटर ड्राइवर, क्या हो गया? और A2 हो गई कार ड्राइवर, 4 थे, और ये क्या हो गया? ट्रक ड्राइवर। अब लास्ट के अंदर ये पता चला कि भाई एक्सीडेंट किसी का हो गया, जब उसको उठा के हॉस्पिटल में लाए तो पता चला किसने तो अपनी इंश्योरेंस करा रखी है। समझ गए क्या? तो काफी अच्छी बात थी, उसे पैसे ऐसे मिल जाएंगे। अब भाई मतलब कि उसे उठा के लाए तो पता चला कि उसने इंश्योरेंस करा रखी है। भाई अब एक बात तो हो क्या चुका है? एक्सीडेंट हो चुका, तब तो उठा के लाए, मतलब ये एक्सीडेंट जो है वो ऑलरेडी हैपेंड है। ये एक्सीडेंट तो हो ही चुका है ना? ठीक है भाई। अब एक्सीडेंट हो चुका तो मेरे से बोला है कि जब एक्सीडेंट हो चुका है ना, तो बंदे ने बोला है कि वह स्कूटर ड्राइवर था। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोबारा ध्यान दो। अरे पहला इवन स्कूटर ड्राइवर तो है, तो क्या कह रहा है कि उसका एक्सीडेंट तो हो चुका। अगर उसका एक्सीडेंट हो चुका तो है स्कूटर ड्राइवर था। इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी है। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट हो चुका तो पता लगाओ कि वह कार ड्राइवर था, मतलब E2। तो इनकी भी पूछ सकता है, वो किसी एक की है ना। तो भाई ठीक है, तो E1 अपॉन में A पूछा है ना, तो हमें क्या पता होना चाहिए? A अपॉन में E1, A अपॉन में E1, A अपॉन में E1 मतलब है स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01% है क्या? नहीं, परसेंट नहीं है। परसेंट नहीं है तो केवल पॉइंट हटाओ, 1/100 लिख दूं क्या? केवल पॉइंट हटाया है। अच्छा भाई, फिर P ऑफ A अपॉन में E2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ E2 मतलब कार से एक्सीडेंट होने की 0.03 मतलब 100 है ना। और फिर A अपॉन में E3 मतलब किससे एक्सीडेंट होने की? ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 15/100। 0.15 देखा होगा तो 15/100 लिख लो, है ना। तो आपके पास में ये भी हो गया, ये एक ये बात हो गई है ना। तो देखिए ये बात हो गई, तो तुम्हारे पास में ये भी है, ये भी है और ये भी है। और ये तो पक्का ही पता था हमें कि भाई E1 E2 E3 देगा, तो ये भी A अपॉन में E1 A अपॉन में E2 A अपॉन में E3 तक जाएगा। और ये क्या हो गया? जो हमें फाइंड करना है, जो हमें बात क्लियर है क्या? कि उस बंदे का एक्सीडेंट तो हो चुका है। अब हो सकता था भाई, हॉस्पिटल में डॉक्टर को थोड़ा ना पता है कि वो क्या चला रहा था, वो तो बाद में जाके पता चलेगा। तो उस बंदे का एक्सीडेंट हो चुका, तो हो सकता था वो स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता था कार से, हो सकता था ट्रक से। तो बंदे ने बोला कि एक्सीडेंट तो हो चुका, एक्सीडेंट तो हो चुका है ना। और वह स्कूटर का ड्राइवर था। किसका ड्राइवर था? स्कूटर का ड्राइवर था। तो फॉर्मूला बनाओ इसका, P E1 अपॉन में A, E1 अपॉन में A, क्या फॉर्मूला होगा इसका बोलो? इवन हो चुकी P ऑफ E1 इनटू और नीचे टोटल सबका P ऑफ E1 इनटू A अपॉन में E1, P ऑफ E2 A अपॉन में E2, और ये हो जाएगा P ऑफ E3 और P ऑफ A अपॉन में E3। बस फॉर्मूला बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? P ऑफ E1 हो रहा 1/6 और P ऑफ A अपॉन में E1 1/100
ठीक है, अपॉन में ये एज इट इज 1/6 1/100 प्लस दूसरी बोलो भाई 1/3 और ये हो जाएगा 3/100। तीसरी बोलो भाई 1/2 और 15/100। अब इस सब में क्या है, सब में 100, सब में 100 तो जाएगा, मेरे को पक्का पता है सब में 100 तो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे 6 एलसीएम आ रहा है तो ऊपर तो क्या बचेगा 1/6 और नीचे 6 आएगा एलसीएम, 6 3 और 2 ही तो होता, तो 6 एलसीएम है, तो इधर तो क्या बचेगा ओनली 1, 3 से 3 कट गया ना, 3 से 3 कट गया, 6 ही आएगा पूरा, समझ गए क्या। अब 2 3 जा और 15 3 जा 45, समझ रहे मेरी बात को। 6 से 6 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा भाई 45 और 6 51 और 52, तो 1/52 आंसर है, देख लो भाई, चेक कर लो एक बार, है ना। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये है आंसर, ठीक है। तो अगले ने बोला कि एक्सीडेंट तो भाई हो चुका है, अब वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर से हुआ, इस बात की भाई प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो ये वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछता है ना, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो बाकी। फैक्ट्री समझते हो ना, फैक्ट्री, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, तो कह रहा है कि कोई फैक्ट्री है और उसके अंदर मशीन है, कितनी मशीन है 2, ए और बी। अरे कितनी मशीन है, ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट। भी जो भी आउटपुट है, तो जो मशीन भी है वो कितने आइटम बनाती है, 60% बनाती है। जैसे कि मान लो 100 चीजें बनानी है, अब आइटम कोई भी चीज हो सकती है, नट बोल्ट या कोई भी प्रोडक्ट, बैग है, बैग की कंपनी में बैग बनाए जाएंगे, बर्तन, टेबल कुर्सी भी, यहाँ पे समझ गए ना, कोई भी पर्टिकुलर आइटम कोई भी हो सकता है। तो बोला जो 60% आइटम है वो अकेली कंपनी ए बनाती है, समझ गए क्या। और जो मशीन बी है वो कितना बनाती है, 40%, समझ गए, ठीक है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। लास्ट में पता चला कि मशीन ए जितने भी आइटम बनाती है उनमें से लास्ट में 2% जो आइटम है वो खराब है, डिफेक्टिव मिलेंगे। यस और नो, 60 में से 2 जो भी है 2%, समझ गए। फिर कह रहा है कि मशीन, इसी प्रकार जो मशीन बी है वो जितने भी आइटम बनाएगी उनमें से 1% डिफेक्टिव होंगे, डिफेक्टिव मतलब खराब, ठीक है। तो देखो तो कंडीशन मिल गई, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस। कह रहा है कि लास्ट में, अरे भाई मशीन ने जो भी आउटपुट दिए ए ने और बी ने, सारा जितना भी उन्होंने जितने भी आइटम बनाए वो लास्ट में एक जगह इकट्ठे कर दिए, ढेर लगा दिया। अरे मशीन ए ने जितने आइटम बनाए और मशीन बी ने जितने बनाए, अब वो मिक्स हो गए, अब वो पता नहीं मशीन ए ने बनाए थे या मिक्स कर दिए। तो अब कह रहा है कि जितने भी वो आइटम जो बनाए ए ने और बी ने वो एक जगह लाके क्या करती है, इकट्ठे, उनमें से रैंडमली कोई एक आइटम निकाला गया, वो जो सारे एक जगह लाके इकट्ठे किए उनमें से रैंडमली कोई एक आइटम निकाला गया, ठीक है। बोल रहे ना ऑल द आइटम आर पुट इनटू, एक जगह इकट्ठे कर दिए, वन आइटम इज चूजन, रैंडमली कोई एक आइटम क्या गया, चूज किया गया, और दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और भगवान की दया से जो आइटम निकाला वो डिफेक्टिव आ गया, तो भगवान की दया कहां पे हुई। तो कहने का मतलब खैर जो भी है, तो एक आइटम जो रैंडमली चूज किया था वो डिफेक्टिव मिला। अब क्या है कि मालिक ये देखेगा यार ये जो डिफेक्टिव आइटम है ये कौन सी मशीन ने बनाया था, ए ने बनाया था या बी ने बनाया था, ऐसा वो जानना चाहता है। तो क्या मिल चुका, आइटम डिफेक्टिव मिल चुका। तो पूछा क्या है कि ये डिफेक्टिव किसने बनाया, मशीन ए ने, नहीं लास्ट में पूछा क्या, ए ने, बी ने पूछा है क्या। अरे कोई से पूछ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बी ने पूछा है, समझ गए क्या। तो यहाँ पे मेरे को एक तो 2 इवेंट इवन तो क्या ले लू मैं, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, समझ गए क्या। तो जो मशीन ए है उसने प्रोड्यूस किया, उसने बनाया इसको, समझ गए क्या। तो मशीन ए, अरे समझ गए। और E2 का मतलब आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, समझ गए भाई, ठीक है। अच्छा मशीन ए ने यानी इवन, अरे मशीन ए कितने आइटम बनाती है, 60%, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60/100, सही बात है क्या। अच्छा मशीन बी मतलब E2, तो मशीन बी ने कितने परसेंट आइटम बनाए, टोटल आइटम
40% यानी 40/100। ये बात क्लियर है क्या? अब कह रहा है कि एक आइटम चूज किया गया और वो डिफेक्टिव मिला, मतलब ये चीज हो चुकी, क्या हो चुकी? आइटम का डिफेक्टिव मिलना। क्या मिलना? दोनों में मिला। आइटम का डिफेक्टिव मिलना। तो गेटिंग है डिफेक्टिव आइटम इज इवेंट ए। दोनों में। अच्छा ए और बी तो पहले ही है, तो ए और बी के अलावा कोई और चीज बताओ। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ए और बी में ले चुका, डी ले लो, डी ए बी सी। कोई और बता दो भाई, कोई और। एक्स ले क्या? कुछ भी ले लो, ठीक है ना। वाई ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो भैया मैंने क्या ले लिया? वाई। क्या ले लिया भाई? जो इवेंट हो चुकी, जो इवेंट क्या ऑलरेडी हो चुकी। तो वाई किसको मान लेता हूँ? गेटिंग एंड डिफेक्टिव आइटम, ठीक है ना। तो कोई डिफेक्टिव आइटम मिलना क्या कहलाएगा? इवेंट वाई। अरे समझ गए ना कैसा आइटम? डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। और ये डिफेक्टिव आइटम मिल चुका। अब ये जो डिफेक्टिव आइटम था ये मशीन बी ने बनाया था, इसकी पूछी इस बंदे ने ना, यानी मेरे से क्या पूछा है कि आइटम जो है वो डिफेक्टिव मिल चुका, मतलब वाई हो चुकी, आइटम डिफेक्टिव मिल चुका। वैसे डी फॉर डिफेक्टिव, डी सही है वैसे ना, डी फॉर डिफेक्टिव, ठीक है क्या आइटम डिफेक्टिव मिल चुका और उसे मशीन बी ने बनाया था। बी मतलब E2। नहीं आया क्या समझ में? ये मेरे से पूछा है, बोलो भाई कोई दिक्कत? तो अब मेरे को दो चीज पक्की मिलेंगी, डी अपॉन में E1 और पी डी अपॉन में E2। ये मेरे को पक्की मिलेगी। बोलो सर आपने ए क्यों नहीं माना? क्योंकि ए क्या है उनके नाम, मशीन और दूसरा। समझ गए ना? यस और नो? अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? E1 मतलब मशीन ए, डी मतलब डिफेक्टिव। मशीन ए ने कितने डिफेक्टिव आइटम बनाए हैं? 0। अच्छा 2%, तो 2/100। अच्छा भाई मशीन ए ने और मशीन बी ने 1%, तो 1/100। मशीन E1 यानी ए ने, अच्छा E2 क्या है? तो मशीन बी ने E2 मतलब बी ने, तो मशीन बी ने डी मतलब डिफेक्टिव 1%। तो मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये दोनों चीजें भी हैं। बस तो देर किस बात की? अब क्या कर लो भाई, फॉर्मूला बनाओ। तो फॉर्मूला बनाओ भी क्या हो जाएगा? P ऑफ क्या पूछा है? E2 अपॉन में D। अब मेरे क्या एक आदत पड़ी हुई है, तो P ऑफ E2 अपॉन में D इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? P ऑफ E2 इंटू P ऑफ D अपॉन में E2। बस एक ही जगह D लिखना था कुछ, है ना। तो E2 इंटू P D अपॉन में E2 प्लस P E1 P D अपॉन में E1। अरे मेरी बात क्लियर है क्या? बोलो। अब यहाँ पे केवल क्या रखनी है? केवल वैल्यूज रखनी है। केवल क्या रखनी है भाई? वैल्यूज। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। क्या हो जाएगा भाई वैल्यूज में? E2 की वैल्यू बोलो, P ऑफ E2 40/100 है ना, इंटू D अपॉन में E2 1/100। ठीक है भाई। तो ये एज इट इज 40/100 और 1/100 प्लस E1 60/100 अपॉन में 2/100। तो 100 100 100 100 और ये वाले भी 100। क्या आएगा भाई? 40 अपॉन में 40 प्लस 120, तो 40/160। 0 से 0 तो 1/4 चेक कर लो भाई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 25% होगी। 1/4 चौथा हिस्सा। तो वो जो डिफेक्टिव आइटम उस बंदे को मिला वो मशीन बी ने बनाया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी 25% है, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ना बी की, क्योंकि 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, मतलब लगभग 25%। समझ गए ना? तो क्वेश्चन नंबर 9, 2 ग्रुप आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ओहो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बहुत ही बड़ी पोस्ट है। तो कह रहा है कि 2 ग्रुप आर कंपीटिंग, 2 ग्रुप हैं और दोनों में कंपटीशन है कि किसको डायरेक्टरी मिलती है ना। ठीक है भाई। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। पहला ग्रुप जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 और दूसरा ग्रुप जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। मतलब मेरे को E1 और E2 मिल चुकी। यस और नो? E1 मतलब ग्रुप फर्स्ट और E2 मतलब ग्रुप सेकंड। तो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 9। तो E1 तो मैं क्या ले लेता हूँ? सिलेक्शन ऑफ ग्रुप 1 है ना। या फिर किसकी बात हो रही है? इवेंट E का मतलब भाई विनिंग ऑफ,
अरे भाई ये तो आएगा, ये दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो विनिंग ऑफ ग्रुप फर्स्ट, अरे भाई जो फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, उसका जीतना। और E2 क्या ले लेता हूं मैं, विनिंग ऑफ ग्रुप सेकंड। सेकंड। तो सेकंड ग्रुप का जीतना है ना। पहला ग्रुप जीतेगा ये इवेंट E1, दूसरा ग्रुप जीतेगा ये इवेंट E2। अच्छा भाई पहला ग्रुप जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.6, यानी कि 6/10 बोल सकता हूं, 6/10, चलो छोड़ दो। अच्छा दूसरा ग्रुप जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो इसे क्या बोल सकता हूं, 4/10। एक बार पढ़ा है जी, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढनी है, ए जो हो चुकी होगी, है ना। तो ए की बात करो, तो बोल रहा है इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीता, मतलब कोई चुनाव वगैरह का माहौल है तो कि हम जीत गए तो हम ऐसा करेंगे, है ना। तो फिर ये तो चुनाव बात है, कोई मैंने विरोध करेंगे, दोनों हम कोई टीम को नहीं, वैसा खाना आराम में बैठेंगे। लेकिन ये तो क्या फेक रहे बड़ी बड़ी। इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, कह रहा है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, समथिंग न्यू, कुछ नया हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि भाई जो ग्रुप ए है वो क्या कह रहा है कि हम जीत गए तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7। तो नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करेंगे, जब जीत जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है। फिर कह रहा है एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3, अगर ग्रुप सेकंड जीतेगा वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3। इफ द सेकंड ग्रुप विन, अरे क्या हो चुका, सेकंड ग्रुप जीत चुका, जीत चुका तो हो चुकी, तो जीत चुका वो तो भाई। इफ द सेकंड ग्रुप विन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये तो पूछा है, पूछा मतलब उल्टे मान दिए सब तो। सर ग्रुप 1 को लेंगे शायद। एक मिनट रुको तुम, इसने क्या बोल दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। सही तो है, सेकंड ग्रुप मतलब E2 पूछा है, क्या पूछा इसने कि जो नया प्रोडक्ट है, सामने हम तो यहां से पता चलेगा, ए नहीं पता चला तो यहां से चलेगा कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो E2 ने किया, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका, अगले ने क्या किया, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, और वो E2 ने, E2 मतलब सेकंड ग्रुप ने किया है, इसका मतलब सेकंड जीत गया ना। तो ए का मतलब है नया प्रोडक्ट लॉन्च होना, तो लॉन्च है न्यू प्रोडक्ट, है ना। तो लॉन्चिंग है न्यू प्रोडक्ट, तो किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होना ही क्या है, इवेंट ए है, ठीक है ना। तो लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही इवेंट ए है। तो बंदा लास्ट में मेरे को क्या बोला है कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका, कट जा रहे होते तू थोड़ी देर पहले न्यू खाओ, दोनों कंपनी, है ना। मैंने सब तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह ग्रुप सेकंड में लॉन्च किया था। अरे ये सुन लो, तो ये मेरे से तो बंदे ने पूछा है, तो मेरे को एक बात क्लियर हो गई, A/E1 और A/E2 जरूर मिलेगी, है ना। तो E1 मतलब पहले ग्रुप ने लॉन्च किया, इस पहला ग्रुप लॉन्च करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7, मतलब 7/10। अच्छा भाई E1 पहला ग्रुप नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इस बात की सेकंड ग्रुप E2, तो 0.3 यानी कि 3/10, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बनाओ। मेरे से बंदे ने क्या पूछा है कि भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका, तो ए तो हो ही चुकी, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका, आपका ध्यान किधर है, नया प्रोडक्ट इधर है। तो देखो भैया, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका और इसे ग्रुप सेकंड ने लॉन्च किया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला बनाओ भी, क्या बनेगा, P of E2 A/E2, इधर बोलो भैया, P of E2 P of A/E2 प्लस P of E1 P of A/E1, ये तो है। E1 और E2 दोनों के सारे, चलो बताओ इसकी वैल्यू बताओ, P of E2 की 4/10 इंटू में 3/10, तो ये तो एज इट इज
4/10 into 3/10 प्लस P of even 6/10, ये बोलो 7/10, 10 से 10 कैंसिल, 100 से 100 ही हो गया, तो 4 3 12, 4 3 12 प्लस 42, तो कितना हो जाएगा भाई 54, ये से कट जाएगा, किससे कट जाएगा भाई 6 से, 6 2 जा और 6 9 जा, तो 2/9 इज द आंसर। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट जो लॉन्च हो चुका उसे ग्रुप सेकंड ने किया था, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है, समझ गए ना। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 9 का, ठीक है ना, चेक कर लो, आराम से कर लो, इसको करोगे क्या। तो देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो कह रहा है कि भाई सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, कोई लड़की है वो एक डाइस थ्रो करती है, ठीक है ना। इफ सी, अच्छा एक डाइस थ्रो करो भी, इसमें ट्री डायग्राम बनेगा पहले तो, ठीक है भाई। इफ सी गेट 5 और 6, अगर उसे 5 और 6 मिला, सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम, वह एक सिक्का उछालेगी 3 बार, अगर उसे 5 या 6 मिला तो, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और वह केवल हेड को ही नोट करेगी और उसको किसी से मतलब नहीं है। कह रहा है कि इफ सी गेट 1 2 3 और 4, अगर पासे पर यानी कि डाइस पर 1 2 3 या 4 आया, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो वैसे कि वो केवल एक बार उछालेगी, तो 2 इवेंट मेरे को मिल गई, वो से कौन सी 5 6 आया तो 3 बार उछालना, और 1 2 3 4 आए तो एक बार उछालना, समझ गया ना। अब इवन E2 क्या है मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं ट्री डायग्राम बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं। तो सबसे पहले एक डाइस था, क्या था, मैं बाद में डिफाइन करूंगा इवन E2। तो इसके अंदर कह रहा है कि इस डाइस के अंदर अगर 5 और 6 आया, क्या अभी, तो वह एक कॉइन को कितनी बार टॉस करेगी, 3 टाइम्स, ए कॉइन 3 टाइम्स, ए कॉइन कितने टाइम, 3 टाइम्स, ये बात क्लियर है क्या। तो ए कॉइन 3 टाइम्स, अगर 5 और 6 ना आके, क्या ना आके, अगर उस डाइस पर 5 और 6 नहीं आए, क्या नहीं आए भाई, 5 और 6 नहीं आए, 1 या 2 या फिर 3 या फिर 4 आए, तो वह ए कॉइन वंस, टॉस ए कॉइन वंस, तो टॉस ए कॉइन वंस, तो वह इसको एक बार ही उछाड़ेगी, अरे ये नो, तो इधर एक बार और इधर, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। और वह दोनों ही केस में क्या करती है, हेड नोट करती है, क्या करती है, हेड नोट करती है, ठीक है ना। ना 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 अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ाई नहीं, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो भाई जो गिवन होगा वो ए होगी, लास्ट में से बोलेगा ये हो चुका, ये आ चुका, वो तो इसकी बताओ, तो ये से बोलेगा इसकी बताओ, तो वो तो इवन E2 मिलेगी। अरे भाई जो पूछेगा वो तो इवन, और जो कहेगा ना कि ये हो चुका वो ए मिलेगी। तो लास्ट लाइन पढ़ लिया करो अगर नहीं पता चल रहा तो लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहा है लास्ट में, देखो इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका, ये ए है, तो एग्जैक्टली 1 हेड आना, ये ए है, ए लिख दो इधर। तो बोलो सर आपने इवन E2 तो लिखी नहीं, पहले ए लिख रहे हो, और तो पहले मेरे को ये पता चलती है, पहले समझ रहे हो बात को। तो देखो भैया, तो ए क्या लिख दूं, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली एक हेड, एग्जैक्टली 1 हेड का आना ही क्या है, इवेंट ए है, और ये आ चुका। अच्छा पूछ रहा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 आया था, यानी कि जब उसने शुरू में जो डाइस उछाड़ा, यानी कि जब उसने शुरू में कोई डाइस थ्रो किया, तो उस डाइस पे क्या आया था 1 2 3 4, यानी कि ये इवन है, समझ रहे हो ना, सॉरी E2, और ये इवन मान लो। अब इसको थोड़ा अलग से डिफाइन कर लो, उसे डिफाइन कैसे करेंगे, रुको देखो। तो ये मेरे को क्वेश्चन पढ़ने से पता चला कौन इवन E2 हो सकती है, जो पूछेगा ना उनमें से इवन E2 मिलेगी। लास्ट में बंदे ने ये बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो उसने डाइस फेंका था तो उसमें 1 2 3 4 आया था, मतलब ये या तो इवन है या E2 है। अभी बाद वाले तो मैं इसे E2 मान लेता हूं ना, तो इवन किसको मान लो भाई, ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग 5 6, ऑन थ्रोइंग अ डाइस
गेटिंग 5 6, तो ऑन थ्रोइंग एट, या सीधा लिख दो ना, गेटिंग 5 6, यस और नो? 5 और 6 एक डाइस है तो दोनों को अलग अलग हो गए, समझ गए ना? अच्छा भाई E2 गेटिंग 1 2 3 4, इधर ध्यान दो, एक डाइस में 1 5 और 6 टोटल दो नंबर हो गए। अरे टोटल की P ऑफ इवन, क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल 6 होते हैं, 6 में से 1 और 5 और 6 दो चीजें हो गई, तो ये 1/3, ये क्या है? P ऑफ इवन। ऐसे ही P ऑफ E2 बोलो भाई, 1 2 3 4 4/6 यानी कि 2/3, यस और नो? तो मैंने, उस लड़की ने डाइस फेंका था और उस डाइस में 5 और 6 का आना, उस डाइस में 5 और 6 का आना इवेंट इवन है, 1 2 3 4 का आना इवेंट E2 है। तो टोटल 6 रिजल्ट होते हैं किसी डाइस को एक बार फेंकते हैं तो, 6 में से 5 और 6 ये 2 रिजल्ट है, तो 6 में से 2 रिजल्ट, 6 में से 4 रिजल्ट, इनको काट लिया, यस और नो? कैसे पता चला यही इवन E2 है? लास्ट में जो पूछता है उनमें से ही इवन E2 होगा, और जो गिवन हो चुका होता है वो ए होती है। तो लास्ट में मैंने नहीं बोला है कि एग्जैक्टली वन हेड आ चुका, तो एग्जैक्टली वन हेड आ चुका तो ये तो ए थी। फिर लास्ट में मेरे को पूछा है कि अगर एग्जैक्टली वन हेड आ चुका तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस लड़की ने जो डाइस उछाला था उसमें 1 2 3 4 आया था, मतलब ये या तो इवन है या E2 है, और ए मेरे को मिल गई। तो लास्ट लाइन पढ़ने से मेरे को पता चल जाएगा कौन E1 E2 E3 बन सकते हैं, कौन ए बनेगा, यस और नो? अभी भाई मैंने ए भी डिफाइन कर दिया, अब मेरे को क्या पता लगाना होता है? अभी रुको, ए अपॉन में E1 बोलो भाई, वो सब कैसे फाइंड करेंगे? अरे रुको, मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा पहले इधर भाई, मेरे को यहाँ पे 3 बार कोई उछाल दो, ए अपॉन में E1, इधर ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? E1 5 और 6 आया, 5 और 6 आ चुका, तो कॉइन को कितनी बार उछाड़ा उसने? 3 बार उछाड़ते हैं तो ए होना एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार आता है? एग्जैक्टली वन हेड 3 बार। उसे बना के दिखाओ, चलो बना के दिखाता हूं मैं ना। देखो भाई, अब थोड़ा सा क्या है कि मेरे को है ना जगह है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं ना। तो देखो भाई, इन चीजों को थोड़ा सा ऊपर तुम मत करो, तुम एज इट इज पढ़ा रहने दो। ये डाइस था, है ना, इसमें क्या है 5 और 6, तो ए कॉइन टॉस थ्राइस, तो टॉस ए कॉइन थ्राइस, समझ गए क्या? तो ए कॉइन थ्राइस, तो 3 बार उछाड़ा, तो 3 बार उछाड़ा तो क्या क्या आ सकता है? देखो हेड, समझ रहे हो मेरी बात को? ए कॉइन थ्राइस, तो इधर क्या आएगा? इधर लिख लो ऐसे, हेड टोटल 8 रिजल्ट आएंगे। हालांकि डायरेक्ट वो 3 भी लिख सकते हो, लेकिन लिख लो क्योंकि पहले बनाओगे तो बाद में पता चलेगा। फिर एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, ये तो हो गए एच के साथ में जितने भी एक्सपेरिमेंट। अब टी वाले टी टी टी, और इधर से बना दूं क्या? ये तो हटाऊंगा, वैसे में हाथ जगह बची जाएगी। तो भाई एक तो हो गया ट्रिपल टी, फिर एक टी को हटा दो, फिर एक और इसकी जगह लिख दो, फिर इसकी जगह लिख दो, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अच्छा भाई ये क्या था? ए कॉइन थ्राइस, और फिर अगर क्या आता है? अगर 1 2 3 4 आता है, 1 2 3 4 आता है, तो कॉइन को कितनी बार? ए कॉइन वंस, ए कॉइन वंस। तो जब उसको एक बार उछाड़ेंगे कितनी बार भाई? एक बार। तो क्या आएगा? हेड, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो इधर, अब देखो P ऑफ ए अपॉन में E1, इसका मतलब क्या बना? इवन मतलब अगर 5 6 आया है तो ए आने की, ए मतलब एग्जैक्ट वन हेड आने की। जब इवन हो चुका, इवन मतलब 5 6 आया, उस वाले केस में ओनली वन हेड ढूंढो। जब 5 और 6 आया उस केस में ओनली वन हेड एक, ओनली वन हेड। तो टोटल 8 है, 8 में से 3। अच्छा P ए अपॉन में E2, तो एग्जैक्टली वन हेड कब देखो? जब E2 यानी 1 2 3 4 वाले केस में।
यानी 1 2 3 4 वाले केस में एग्जैक्टली वन है, एक बार है। तो टोटल दो में से एक बार। अरे यहाँ टोटल दो है, दो में से एक बार नहीं आया समझ में? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब फाइनली बस फॉर्मूला बनाओ। पूछा क्या है? अरे पूछा क्या है कि 1 2 3 एग्जैक्ट इवन हेड आ चुका, एग्जैक्ट इवन हेड आ चुका। तो इसके उसने जो शुरू में डाइस लिखा था उसमें 1 2 3 4 आया था, मतलब E2 ही थी, मतलब E2 ही थी। समझ गए ना मेरी बात को? तो P ऑफ E2 P A अपॉन में E2 क्या हो जाएगा? P ऑफ E2 A अपॉन में E2 क्या रिजल्ट आएगा भाई? P ऑफ E1 P A अपॉन में E1। कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं है, कर लो। P ऑफ E2 की वैल्यू बोलो, P ऑफ E2 की ये 2/3 A अपॉन में E2 की बोलो 1/2। तो ये एज इट इज 2/3 और 1/2। P ऑफ E1 1/3 इंटू 3/8। समझ गए क्या? 3 से तो 3 कैंसिल हो रहा है, 2/2 कैंसिल हो गया, ऊपर तो क्या बच गया 1, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, ये वाला 3 तो उससे क्या है 3/8। तो 3 और 11/8 ऊपर जाके 8/11। आंसर देखो यही है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ज्यादा इसमें देखना, इसमें खिचड़ी पका रखी है। कुछ खिचड़ी का ट्री डायग्राम बना लो। क्या बना लो? डाइस उछाड़ा, 5 छाया, 1 2 3 4 आया। 5 छाया तो डाइस को 3 बार उछाड़ दिया है, 12 पैदा खेत में। अगर 1 2 3 4 आया तो डाइस को 1 बार उछाड़ दिया। E1 E2 A के कैसा पता चलेगा? लास्ट लाइन पढ़ो, कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड आ चुका, मतलब वो A है, एग्जैक्टली वन हेड आ चुका। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसने डाइस उछाड़ा था तो उसमें 1 2 3 4 आया था, मतलब E2 ही थी। समझ गए ना? मतलब ये E1 E2 है और ये A। कोई दिक्कत? कर लो भैया आराम से। ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, बोलो ठीक है। तो 16/31 आंसर था, तो उसमें कुछ था ये। और क्या हुआ, ये मैं एयरपोर्ट से पढ़ा रहा था और किसी बच्चे ने इसका मेरे को पूछा, कोई नया आया था कोई दिल्ली से, तो सर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहा पूछो। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा 3 लाइन का, तो मैंने आंसर याद था, कोई 11/50। तो देखो ये, तो a card from a pack of 52 card is lost. Sorry, a card from a pack of 52 card is lost. 52 पत्तों का जो प्लेइंग कार्ड है, 52 पत्तों की जो प्लेइंग कार्ड जो होती है पूरी मिला के ना, कह रहा है उनमें से एक पत्ता खो गया तो खो गया। ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, बचे हुए कार्ड, बचे कितने? 51 बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अरे 51 पत्ते बचे, उनमें से 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं। यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। कह रहा है कि 2 कार्ड, जो बचे हुए पत्तों में से 2 कार्ड निकाले गए हैं, और भगवान की दया से दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि डायमंड के, दोनों ही, पहला भी डायमंड एंड दूसरा भी डायमंड। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग, ऐसा क्या चीज हो चुकी? 2 कार्ड निकाले गए और दोनों क्या है? डायमंड। दोनों कार्ड निकाले, दोनों कार्ड डायमंड के आना, ये आ चुके हैं। ए में ए है, अरे E1 E2 से पहले ए मिल गई। समझ गया क्या? फिर बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, कि खोया हुआ पत्ता डायमंड का था, ईट था। यानी ये E1 है या फिर E2? तो पत्ता खो, क्या बोला है? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पत्ता खो गया था वो ईट का ही था, वो डायमंड ही था। ये सोनो क्या हो चुकी? 2 पत्ते निकाले, दोनों डायमंड के आ चुके, ये ए है। और क्या बोल रहे हैं, किसकी फाइंड करो? कि जो पत्ता खो गया था ना वो भी डायमंड का था। यानी कि या तो ये E1 है, डायमंड का पत्ता खोना, या ये E2 है। पक्की बात है क्या? अब E1 और E2 दो ही केस मिलेंगे। क्यों? कैसे? देखो समझो इस बात को। कौन सा क्वेश्चन है? 12 का। तो E1 तो ये हुई कि भाई लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, है ना? ये खोया हुआ पत्ता किसका होना? डायमंड का होना। और दूसरी अदर, अरे सुनो, लॉस्ट कार्ड इज अनदर, अदर जो बचे हैं नॉट ए डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड नॉट ए डायमंड, तो जो खोया हुआ पत्ता है वो डायमंड नहीं है।
अरे दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो खोया हुआ पता डायमंड नहीं है या वो डायमंड है। लास्ट में देखो मेरे को इसकी पूछी है कि पत्ता खो चुका है, सॉरी दो पत्ते निकाले गए दोनों डायमंड के थे, वो तो आ चुका, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो खोया था वो पत्ता किसका था, तो इवन की पूछी है, यस और नो। अब मेरे को एक बात बताओ इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या बोल दिया मैंने, मतलब कि 52 पत्तों में से डायमंड के पत्ते का खोना, भाई टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, इनमें से डायमंड के कितने होते हैं 13, तो 52 पत्तों में से डायमंड के पत्ता खोने की प्रोबेबिलिटी 13/52, यस और नो। अरे 52 होते हैं और उनमें से डायमंड के कितने होते हैं 13, तो 52 में से 13 चांस हो सकते हैं। वो सिर्फ पता तो एक ही खोया, ऊपर एक लिखो, अरे यार ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं भाई, टोटल 52 है, 52 में से 13 चांस है, वो तो मेरे को पता है एक ही खोया है, लेकिन वो 13 में से हो सकता है, ये ऊपर चांसेस है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और लास्ट में पी इवन और पी टू एक भी आना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। अच्छा पी ऑफ E2 बोलो, पी ऑफ E2, अरे 52 में से खोया हुआ पत्ता डायमंड का नहीं है कोई और है, तो 52 में से खोया हुआ पत्ता 8 का नहीं है कोई और है, तो 52 में से 53 घटा दो 39, अरे भाई 3/4 दोनों का संबंध, या फिर 1 में से घटा के निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो भी निकाल लेते, कोई दिक्कत है बोलो, ठीक है। अब ए कैसे डिफाइन किया अगले ने, ए कि भाई बोथ कार्ड आर ऑफ डायमंड, तो इवेंट ए जो निकल चुके हैं, जो आ चुके हैं ना, तो बोथ ड्रोन कार्ड आर डायमंड, कि दोनों ही जो पत्ते बाद में निकालता है डायमंड की, एक खो चुके तो ऊपर की बात थी। अब कह रहा है कि रिमेनिंग कार्ड में से, रिमेनिंग कितने 51, अब 52 का कोई लॉजिक नहीं है, अब 52 का कोई लॉजिक नहीं है, वो तो खो चुका। अब 51 बच गए और अगले ने साफ साफ लिख रखा है रिमेनिंग कार्ड में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, और वो दोनों डायमंड के आ चुके, तो भाई ये ए है। अब 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो एक था 2, तो इधर ध्यान दो, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे से पूछा क्या है कि भाई दोनों पत्ते डायमंड के आ चुके, ए हो चुकी, तो खोया गया पत्ता डायमंड का ही था, तो ए हो चुकी, तो इवन बताओ, ऐसा मेरे को बोला है, यस और नो। तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, P ऑफ ए अपॉन में इवन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लोस्ट कार्ड डायमंड है तो भी दोनों डायमंड के आना, अरे लोस्ट कार्ड इवन हो चुकी है, इवन मतलब लोस्ट कार्ड डायमंड, जो खोया था ना वो डायमंड का खोया था, तो ए होने की मतलब दोनों डायमंड के निकलना। अभी देखो मैं तुम्हें बताऊं कितने पत्ते बचे भाई, अरे बोथ का मतलब पहला भी डायमंड इनटू दूसरा भी डायमंड, अरे पहला भी ब्लैक दूसरा भी ब्लैक, वही तो लॉजिक है टोटल प्रोबेबिलिटी वाली। तो कह रहा है कि बोथ मतलब पहला भी डायमंड और, अरे 51 है, 51 में से डायमंड के कितने 12 बचे, क्यों वो सब 13 होते हैं डायमंड, तो आपने लिख रखा है। अरे तो इवन वाला क्या है, इवन कि खोया हुआ पत्ता डायमंड था, अरे तो 13 था, में से एक डायमंड को पत्ता खो गो, तो 51 में से 12 डायमंड बचेगा। अच्छा दूसरा पत्ता देखो सेकंड, अरे दो चीज हो रही है, दो चीज, दूसरा पत्ता ये नहीं, अब कितने बचे 50 बचे, कितने बचे 52 क्यों नहीं थे, क्योंकि खो गया था 51 बचे, 51 में से डायमंड कितने बचे 12। अब भाई एक पत्ता दोबारा निकाल लिया, अब दूसरा पत्ता भी डायमंड होने की, तो अब टोटल कितने बचे 50, और 12 से पहले अब वो एक निकल चुका, अब एक और कितने 11 भी, अब जो डायमंड बचेंगे वो 11 तो बचेंगे, एक तो खो गया, एक यहाँ निकल गया, तो अब 11 तो और बचे, यस और नो, अरे बात नहीं थी क्या। अच्छा बोलो सर आप कॉम्बिनेशन बोल रहे थे उससे कैसे करते, अरे भाई 51C2 51 में से कोई 2 निकालना, यस और नो। अब कितने बच गए डायमंड 12 में से कोई दोनों डायमंड का आना, ये आंसर आएगा। देखो उससे क्या कर दिया, अरे 51 टोटल बचे, 51 में से कोई 2 पत्तों को सेलेक्ट करने के तरीके, नीचे टोटल और ऊपर 12 बचे हैं क्योंकि खो गया था वो डायमंड का था, तो 12 में से कोई 2 सेलेक्ट करना। तो देख लो ऊपर तो आएगा 12/2 × 1, और ये भी ये वाला ये आएगा 51/2, एक कदम उधर एक कदम उधर, चलो ये तो रिजल्ट बनेगा। लेकिन बिना कॉम्बिनेशन ही कर लेते हैं अपन तो,
अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? ठीक है। अब दूसरी बात कौन सी? अरे ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दो चीजें निकल रही थी, पहला भी डायमंड और दूसरा भी डायमंड, पहला भी डायमंड और क्योंकि यहाँ लिखा था बोथ, यानी कि दो चीजें निकल रही, एक नहीं एक दूसरी, तो दोनों मल्टीप्लाई में, यस और नो? अब यहाँ क्या निकालेंगे? ए अपॉन में E2, इसका मतलब लोस्ट कार्ड नोट डायमंड, खोया हुआ पत्ता डायमंड नहीं था, तो भी दोनों के डायमंड आने की, तो भी उन दोनों के डायमंड आने की। अब देखो टोटल तो क्या नहीं बचे। अरे भाई डायमंड नहीं खोया तो कोई तो खोया है। अरे कोई सुनो ना गुरुजी खोड़ो है। अरे घर की बार मम्मी को बोले यार टिकट तू खोड़ो है, नहीं बोलेगा? मैंने सुना है जो बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं या फिर कोई अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं तो गांव में मारवाड़ी में डायलॉग तू है खोड़ो, घर पे आता है ऐसे नहीं बोलते हैं? गाय भैंस खोड़ी क्यों? अरे इंसान जितना खो सकता है इतना कोई नहीं खो सकता। तो देखो ये इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि मैंने सुना तो है। अरे भाई एक पता तो खो चुका, टोटल तो क्या नहीं बचे। लेकिन अब क्या है कि राजू जाओ खुशखबरी बनाओ, स्वागत करो कि खोया किसका करो, स्वागत करना किसी का भी करो। इसलिए क्या है कि चलो इस बात बता ही देता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि खैर बता दूंगा। ये बार क्या हुआ, वो महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी थे। सारथी मतलब उसको है ना सजेशन वगैरह देना। तो भाई उसने बोला, सारे वही बता रहे थे कि किधर बाण छोड़ना है, किसके क्या किस पे हमला करना है। तो बोला हे पार्थ, पार्थ नाम, पार्थ काफी नाम थे उनके, उसके जो थे वो। तो हे पार्थ बाण चलाओ। तो उसने बोला बोले हे श्री कृष्ण किधर चलाऊं? हे पार्थ बोला आप तो बाण चलाओ। अरे बोला किधर चलाऊं? बोला था कि किन चलाऊं? बोलो तू तो एक काम कर, तू चला, उड़ती लेडियां लड़ाई क्या चलाने की बात होगी, इधर ध्यान दो। तो भाई तो कहना आप तो स्वागत करो किसी का ही करो, स्वागत करवाने वाले बहुत हैं। तो 51 बचे, तो 51 में से अब डायमंड, अरे डायमंड 13 है, डायमंड देखो है, समझ गए क्या? अब दूसरा पत्ता 50 बचेगा और पहले 13 चॉइस थी, अब ये बात है कि नहीं समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह डबल चीजें हो रही है। क्या चीजें हो रही है? डबल चीजें, बाय वन गेट वन। अरे दो पत्ते निकल रहे हैं, नहीं आया क्या समझ में? बस तो फाइनली भाई साहब ने पूछा क्या है कि भाई 2 पत्ते निकाल चुका है वो और डायमंड के, कि लास्ट में 51 पत्ते थे उसमें से जो 2 पत्ते निकाले और उसने देखा कि तो दोनों डायमंड ही है, ये तो दोनों तो एक हो चुकी। तो फिर बोल रहा है कि अब जो पत्ता, अब उसके टेंशन हुई और अब उस रूम को पत्तो खोलो तो डायमंड ही तो है, बात की प्रोबेबिलिटी की वजह, यानी कि इवन क्या ऊपर, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला बनाओ, P ऑफ इवन A अपॉन में इवन, और नीचे क्या जाएगा भाई? P ऑफ इवन A अपॉन में इवन प्लस P ऑफ E2 A अपॉन में E2। अरे बात आई क्या समझ बोलो? ठीक है भाई। तो P ऑफ इवन बोलो, P ऑफ इवन 1/4, P A अपॉन में इवन बोलो 12 11 अपॉन में 51 50 अपॉन में ये एज इट इज 1/4 12 11 51 50 प्लस 3/4 13 12 51 50 50 51 4 50 51 4 50 51 4। नहीं आएगा समझ में? तो 12 गुणा 11 132, रहने दो, 11 कॉमन लेके घटे, 12 कॉमन लेके घटेगा, अरे 12 कॉमन लेके ऊपर 11 बचेगा, 12 12 इतनी, अरे इतनी बार 12 होगा थोड़ा बार 12 करेंगे भाई। तो देखो तो 11 नीचे क्या बचेगा, 11 12 तो गया, 11 और 13 3 जा 39, तो 11/50 कर लो ये, समझ गए क्या? यही आंसर है। तो जो खोया हुआ पता डायमंड का था, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 50 में से 25 आता, 25/50 तो हाफ होती, ये तो बहुत कम चांस है, ठीक है ना? तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सॉरी सेकंड लास्ट, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5।
कोई बंदा है जिसका नाम है ए और वह सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो सच बोलेगा या वो झूठ बोलेगा। तो E1 होगी सच बोलना और E2 होगी झूठ बोलना। यस और नो? तो देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? तो इवेंट ई क्या होगी? E1, क्योंकि जो बंदा ए है, जो बंदा ए है वो ट्रू बोलता है। क्या हो गया? सत्य। भी जो है वो बंदा है वो सही बोलता है ना, सच बोलता है। तो इसकी 4/5 क्या? अब वो झूठ बोलेगा इस बात की। 1 - 4 तो E2 जो होगी वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या झूठ को क्या बोलते हैं? लाई या फिर नॉट ट्रूथ होगी, तो यही बात है। ठीक है क्या? तो भी वो सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे वो सच बोलता है 4/5। तो वो झूठ बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5। यस और नो? दोनों का 1 आएगा, पक्की बात है। अब इवेंट ए तो खुद ही है, तो क्या ले आगे देखेंगे क्या ले। तो कह रहा है ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर। ए ने रिपोर्ट दी, ए ने ये बताया कि हेड आया, सिक्का उछाला है। अच्छा सिक्का उछाला गया, मिल गया। ए कॉइन इज टॉस्ड, क्या कह है? सिक्का उछला है। ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर, और उसने क्या बताया कि हेड आया है। अरे लेकिन मेरे पास करना है, तो वो कदे कदे झूठी बोला है। मैं मुंडा खड़े होकर कह दी जब सिक्को साड़ी माना था क्या है, वो बन बड़ा से लो मार दियो हेड आया रे, लेकिन मेरे पास करना है, रेड झूठे हो। देखो झूठ भी बोलता है ना। मैं होता तो खैर मैं तो जो बोल देता वही सही होती, कि मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ आटे में नमक जितना, लेकिन कभी कभी ऐसा झूठ जो मतलब कि फायदेमंद हो, जो रिश्तों को बचाता हो, और जो कभी कभी बोलना जरूरी होता है तो बोलना भी चाहिए, है ना। बिना कई बार रोटियां बोल नमक ही बोल के स्वाद फीकी रह जाएंगे ना, थोड़ा बहुत मतलब लिटिल इतना ज्यादा मैं हम लोग की रोटी खा रही हो जा ठीक है ना। तो देखो ये तो कह रहा है कि ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर, तो ए ने ये बोला कि हेड आया। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है? देयर वाज एक्चुअली हेड। अच्छा एक मिनट, खुद के सोचने की बात है, वो जो पूछा है वो तो इवन E2 है ही नहीं, इसने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। लेकिन एक बात बता दूं क्या, उसने किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है? देयर वाज एक्चुअली हेड, उसने हेड बताया, और इसने लास्ट में पूछी क्या है? हेड आने की। अगर हेड कब आएगा जो सच बोलेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात होगी। अरे तुम यहाँ पे मेरे से बेफालतू में बैठ सर, जो पूछा है वो तो इवन E2 है नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई इसने क्या बोला, लास्ट में क्या पूछा है? एक्चुअली हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक्चुअली हेड कब आएगा? जब सच बोलेगा, मतलब इवन की पूछी है, जब कोई इवेंट हो चुकी। क्या हो चुकी? अब कौन सी इवेंट जो हो चुकी उसे ढूंढो। A report that the head appeared, the probability that actually there was a head आना इवेंट है, ठीक है ना। तो ये हेड आने को ऐसे मान लो क्या? ऐसे मान लेता हूं। अरे सुनो, तो ये जो इवेंट है जो आगे ठीक है, तो भाई एक्चुअली तो पूछिए यार, एक्चुअली हेड अपीयर होने तो पूछी है। एक्चुअली हेड तो पता ही है, जो सच बोलेगा तब आएगा ना। तो भाई उसने जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दी मतलब रिपोर्ट तो बता चुका वो, और उसने किसकी रिपोर्ट दी? ए हेड अपीयर। ए हेड अपीयर, ये उसने रिपोर्ट दी है। ए हेड अपीयर, ये वो बता चुका है कि भाई साहब हेड आया है। तो ये वो बता चुका है कि भाई साहब हेड आया। निकालने किसकी है? कि उसने हेड बताया और एक्चुअली हेड आई। ये सुनो, भी उसने क्या बताया कि हेड आ चुका, उसने बताया हेड आ चुका। तो निकालने किसकी है? कि एक्चुअली में हेड ही आया है, एक्चुअली में हेड ही आया है, मतलब उसने सच बोला है। नहीं है समझने, ये मेरे से पूछी है। चलो निकालो। एच अपॉन में इवन, मतलब इवन मतलब सच बोलने पे हेड आना 1/2 होगी। तो एक सिक्का उछाला हेड आने की, और दूसरी बोलो भाई झूठ बोलेगा, अरे तो झूठ बोलेगा तो भी हेड आने की 1/2 आएगी। भी उसने मान लो सच बोला, भी एक सिक्के को छाड़ते हैं तो हेड 50% चांस होते हैं 1/2, और दूसरी बात उसने झूठ बोला, झूठ बोला मतलब हेड नहीं आया, हेड नहीं आया मतलब टेल आया, तो वो भी हाफ होगी। तो झूठ बोलने पर भी हेड आने की सही नहीं। यस और नो? तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? इवन अपॉन में एच का फॉर्मूला बनाओ भाई, ई ऑफ इवन
into P of H H upon E1. upon P of E1 H upon E1. P of H oh sorry E1. समझ गए प्लस P of E2 P of H upon P of H upon में E2 क्या बन जाएगा भाई फॉर्मूला बोलो P of E1 1 by 2. 4 by 5 4 by 5 into 1. और ये 1 by 2 4 by 5 Into 1 by 2. into 1 by 2 Plus 1 by 5 by 1 by 5 into 1 by 2. 1 by 2 5 2 5 2 5 2 4 upon में 4 plus 1 4 by 5 4 by 5 is the final answer बोलो कोई दिक्कत है क्या तेरे क्लेस वन जो इधर दिखाई नहीं 4/4 दिख के एक हो जगह दे ये लो दिखाई नहीं एक बचे वो ऐसे समझ गए क्या तो इसका लास्ट क्वेश्चन और बच गया वो कर लेते हैं तो बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट है बी का क्या बोल रहा है ए सबसेट है B का. एक बात बताऊं क्या तुम्हें 11th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं अगर ए सबसेट है बी का तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी के वो ए सबसेट है बी का मतलब ए छोटा है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आएगा ठीक है ना तो ये रिजल्ट मेरे काम आएगा कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आएगा समझ गए ना ठीक है बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 मेरे कोई काम की नहीं फिलहाल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो चलो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें तो अच्छा ये गिवन है ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होता है ऐसा मैंने लिख दिया अच्छा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं नीचे यार पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन में पी ऑफ ए अगले ने ये ऑप्शन दिया है कि ये सही है क्या मैं चेक कर रहा हूँ भैया अगले ने दिया है पी ए अपॉन बी होता क्या है इंटरसेक्शन एक मिनट पी ए अपॉन बी तो होता तो ये है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी ना गलत हो गया पी ऑफ बी जीरो थोड़ा देखा नॉन जीरो दे रखी है फिर वो ये अब होता अरे है. वो एक मिनट अब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी ए के इक्वल आ जाएगी क्या तो ये तो किसके इक्वल आएगा अरे ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल ए के तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी पी ऑफ ए के अरे ये सुन लो तो इसमें जितने रिजल्ट हैं उतने रिजल्ट ए में है तो जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की होगी वही प्रोबेबिलिटी ए की होगी तो ये तो पी अपॉन पी भी आया और अगला क्या बोल रहा है ये यानी ये क्या है फॉल्स तो ये रिजल्ट क्या है फॉल्स क्योंकि ये मेरा राइट है ये आना चाहिए था और आ रहा क्या है बी पी बी अपॉन पी दे रखा है ये क्या है फॉल्स तो ऑप्शन ए गलत है अब क्या करेंगे ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी में आ जाओ बी में तो बी क्या बोल रहे हैं पी ए अपॉन बी लेस देन पी ऑफ ए अच्छा पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला बताओ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी लेस देन पी ऑफ ए अभी रुको अच्छा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ बी लेस देन पी ऑफ ए पी ऑफ ए से पी ऑफ कैंसिल 1 अब एक बात तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है क्या अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी इज ग्रेटर देन 1 अरे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर देन जा सकती है क्या तो ये तो साफ साफ गलत बात है ये तो साफ साफ गलत बात है समझ गए ना अब ये तीसरा ऑप्शन सी मेरे को तो ये हो रहा ना कौन सा करेक्ट है तो पहले से स्टार्ट करूंगा कि ए को चेक किया सही नहीं था बी को चेक किया सही नहीं था समझ गए क्या अब बात करते हैं सी को चेक करते हैं कि ये बंदा कैसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी ग्रेटर देन एट इक्वल टू पी ऑफ ए वही रिटायर्ड है फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए ये तो पी ऑफ ए के इक्वल ही आएगा ये इससे कैंसिल होगा तो 1 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल हो सकता है देखो पी ऑफ बी या तो 1 हो या 1 से छोटी यस ये सही है लेकिन एक बार मोर करेक्ट ऑप्शन सही मानेंगे क्या पता ऑप्शन डी इससे भी ज्यादा सही मिल जाए None of these. एक मिनट ऐसा हो सकता है अरे या तो 1 हो गया 1 से छोटी होगी अगला नन ऑफ दिस यही सही है कोई मोर करेक्ट को नहीं अरे सुनो अरे भाई नए माम में से तो कान माम अच्छो तो नन ऑफ दिस तो मतलब कोई बनी अरे तो बैठे हो थोड़ा थोड़ा ये सही है समझ गए क्या कल की छुट्टी है. हाँ कल की छुट्टी है मैं तो नहीं करता पहली बार कोई छुट्टी करा मुझे